प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात हो रही थी अमेरिका के हवाले से, अमेरिका ईरान जंग के हवाले से, और अब जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। तब्दीली का इशारा हमने पिछले प्रोग्राम में दिया था, बल्कि खोल के दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया नो मोर सीज फायर, वॉर इज ऑन, और अब जो पे दर पे हमले करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आप सुनाते हैं। Leaders, they're gone. Now they have another set of leaders. They may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years. But I'm doing what's right for the country. I'm doing really what's right for the world. They have to be stopped. And they've killed thousands, hundreds of thousands of people. They killed 52,000 protesters over the last 3 months. So when you say we're not doing well, I think we're doing phenomenally well. Our military has been incredible. Plus we had a डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनी अमरीकी सदर हैं, और वो जो गुफ्तगू कर रहे थे यकीनी तौर पर कह रहे हैं कि ईरान में बड़ी सख्तियाँ हैं, उन्होंने बड़े लोगों की जानें ली हैं, और फिर वहाँ पे जो कुछ हो रहा है इस सवाल से अमेरिका और जो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और वो अमेरिका की वसी तर सिक्योरिटी की मफाद में हैं। इस सवाल से गुफ्तगू करने के हमारे से ज्वाइन करें साबिक एम्बेसडर जनाब गुलाम रसूल बलोच साहब। गुलाम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुलाम साहब, पाकिस्तान ने पिछले 4 माह बड़ी एफर्ट की, एक सीज फायर मेंटेन किया, कोशिश की तमाम तर फरीकैन को एक पेज पे जमा किया जाए, MOUs, एकॉर्ड्स, बट सीम्स लाइक वो जो सारी एफर्ट थी वो अब जायल होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम प्रोसेस को देखें। एक प्रोसेस है जिसके अंदर पाकिस्तान है एज ए मीडिएटर, अमेरिका और ईरान जो है वो एक लिहाज से फरीकैन है, लेकिन पाकिस्तान जाए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस MOU को साइन किया है, जिसका नाम भी इस्लामाबाद MOU रखा गया है। उसमें डेफिनेटली हमारी बहुत सारी मेहनत, हमारी बहुत सारी काविशें और बहुत सारा डिप्लोमेटिक कैपिटल इस्तेमाल हुआ है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये हमारी कोशिशें नाकाम हो जाए या विक्टिम हो जाए उस बेएहतियाती का या एडवेंचरिज्म का किसी भी साइड से, क्योंकि इसमें 2 चीजें मुझे कार फरमा नजर आ रही हैं कि शायद दोनों तरफ से एडवेंचरिज्म भी किया जा रहा है, वो चाहे वर्बल नैरेटिव की वॉर हो या एक्चुअली ऑन फील्ड। तहम्मुल is the key to the success of any agreement. अगर आप सिंसियर हैं, अगर पार्टी सिंसियर है कि एक राह दिखाई गई है हमें अमन की, और एक पाकिस्तान ने मैं हमेशा कहता रहा कि पाकिस्तान ने, जबकि पूरी दुनिया अंधेरे में थी, जबकि जंग की तरफ जा रही थी, एक आलमी जंग की तरफ जा रही थी, मईशत का सबसे बुरा जो बहरान होने वाला था, पाकिस्तान ने एक अमन की खिड़की खोली, एक अमन का दरवाजा इस्लामाबाद में खोला। अब उस दरवाजे में से आपने एक कामयाबी हासिल कर ली है। अब तहम्मुल से, तदबीर से, हिकमत से आपने आगे चलना था। मेरी शिकायत, अगर आप मुझसे कहें एज ए नॉर्मल सिटीजन, मेरी शिकायत ईरान से भी है, इसलिए कि अगर आप 14 पॉइंट को पढ़ें तो बहुत सारे ऐसे बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स they definitely cover the interests of Iran. Yes. तो वो पॉसिबल नहीं था अगर इसकी मीडिएशन में ये कम्युनिकेशन न किया जाता कि भाई ये इनकी रियल कंसर्न है, दे मस्ट बी एड्रेस। अब आप उसको तैश में आके या एडवेंचरिज्म करके आप तहस नहस तो नहीं, लेकिन थ्रेटन तो कर रहे हैं आप उस प्रोसेस को। लेकिन शुक्र है कि अभी आ गई है एक स्टेटमेंट कि दोनों तरफ से जंगबंदी हो गई है, लेकिन क्या ये जंगबंदी मुकम्मल हो सकती है या फिर दोबारा फिर तैश में आके कोई भी साइड जो है इस पूरे प्रोसेस को पीछे ले जाएगी? और जो तवक्कुआत की एक महल हमने खड़ा किया था सबने कि यह अब खत्ता जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा, एक मुसलमान रियासतों का एक बड़ी कॉन्फेडरेशन बनेगी, वो तमाम खाम ख्याली हो गई। So I think people have lot of expectations from the warring parties. फरीकैन जो है, बट सब सॉरी आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, हम बार बार देखते हैं जंग बंदी हो जाती है, अमन हो जाता है, दोनों तरफ से मुस्बत स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, बट सडनली कोई एक इवेंट होता है, वो चीज इतनी फ्लेयर अप हो जाती है। एंड इफ आई से अमेरिका बीइंग द न्यूक्लियर पावर, बीइंग द सुपर पावर,
शायद वो भी थोड़ा सा जल्दबाजी में रिएक्शन आ जाता है वहां से। सिमिलर ईरान की अगर मैं बात करूं तो वहां से भी जो जो रिएक्शन है वो बड़ा तेज आता है, बड़ा शिद्दत से आता है। सो व्हाट इज द की इशू कि क्या ये दोनों फरीकैन इधर तो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है और इधर संजीदा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स का इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो मुज़ाकरात सस्टेन नहीं कर पाते। बहुत बहुत अच्छा आपने कमेंट्स दिया, दोनों हैं। एक तो यस देयर इज अ ह्यूज मिसट्रस्ट, और वो मिसट्रस्ट जो है वो एक लिहाज से लीड्स टू देयर हाफ हार्टेड सपोर्ट टू द पीस प्रोसेस। दैट इज ए प्रॉब्लम ऑफ एपिस्टेमोलॉजी और द थॉट प्रोसेस ऑन बोथ द साइड्स। फिर ये कि एक स्पॉइलर और नैरेटिव, वो जो आपने कहा नैरेटिव, बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि जो ऑप्टिक्स और नैरेटिव्स की जो जंग है, दैट हैज बिकम मोर एक्सपीडियंसी एंड अर्जेंट देन द एक्चुअल। जी, कि अपने ऑडियंस, क्योंकि ईरान के भी अपने ऑडियंस हैं, बाहर भी और अंदर भी। इसी तरह से यूएस के तो बहुत सारे ऑडियंसेस हैं, वॉर लॉबीज हैं, ज़ियोनिस्ट हैं, इजराइल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यस यू आर राइट कि टेंजिबल जो प्रोग्रेस है दैट इज बिकम hostage to this war of narrative between the two countries and the optics. लेकिन एक और जो इसके अंदर आंसर शामिल है वो है spoilers which are generally do not like this process to go. देखिए हमने आवाजें इवन ईरान से सुनी कि हम तो फॉरएवर जंग करना चाहते हैं। इसी तरह से यूएस में भी बहुत सारे इवन कांग्रेसमैन थे कि दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर, इसको कहा गया। So I think we have a big challenge at home, at hand, and we need to really address it very seriously. बलूच साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद मैं ये स्टेटमेंट थोड़ा सा और एम्बिशियस होकर दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, द पर्सन जिसके पास बड़ी सारी पावर हो, वन हु क्लेम्स कि उसने इंडिया पाकिस्तान की जंगबंदी की, एंड राइटली सो, ठीक है, ही हैज अ ग्रेटर रोल इन दैट सीज फायर बिटवीन इंडो पाक। बट डू यू थिंक दिस इज अ स्ट्रेटेजिक फेलियर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी उस जंग से जो ईरान के साथ इस वक्त वो लड़ रहा है, जो कि टेक्निकली उसकी नहीं है, उससे वो एग्जिट नहीं ले पा रहा, एंड ही इज एक्चुअली पुशिंग नेटो टू बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ? Yeah, I think that is the biggest strategic flaw जिसको जब असेस किया गया, जो किया जा रहा है, हम भी लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि यूएस का मसला यही था, इसलिए उसने ही ऑप्टेड फॉर वॉर, फॉर पीस नाउ, because the war was first of all based on wrong information, on instigation. It was not their war, they were not directly threatened by Iran in no way at all. एनपीटी का मेंबर था, वो बातचीत चल रही थी, और बड़ा फरवरी में जब 2025 में ओमान में जब वो बातचीत चल रही थी, they said कि they conceded more than what the JCPOA ने accept किया था during on the nuclear issue. So yes, there is a problem. And as of now, जी बोलो साहब, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, कॉज तो पता है हमें कि it is the Jewish law, is the Zionist lobby which influences the decision making process in the US. But how, why is it so easy? मतलब I'm sorry कि बात बार होती है, why is it so easy that the Zionist lobby, the Jewish lobby, easily manipulates the US president, whoever it is, either it's Donald Trump or whoever it was in the past, either it's a war on the name of oil, या कभी तेल के नाम पे, कभी न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पे, कभी वॉर ऑन टेरर के नाम पे। US has been a part of such wars which were not designed to be US war by any means. Yeah, definitely. देखिए अब जिसको कहा जाता था 60s के बाद की बात है कि इजराइल इज देयर स्ट्रेटेजिक एसेट, नाउ इट्स अ बिग लायबिलिटी। अगर देखिए, but do US realize this liability? Yes, no, the issue is कि entangled इतना है सिस्टम, इतना डीपली नाउ इंसर्टेड है Zionist lobby कि even if a administration wants to get out, they cannot. और जो प्रेसिडेंट से क्लिंटन का क्या हाल किया उन्होंने, कैनेडी का क्या हाल किया उन्होंने, when he stopped them from making a nuclear bomb, या even कुछ और भी, लेकिन they are able to manage. Even Obama came with, I mean, he got a Nobel for peace even without like being a champion of peace, but he is the one who destroyed 2 or 3 Arab countries on the instigation of Israel. Yes. So I think the problem is that, और अभी जो कुछ हो रहा है वो तो अब किसी और प्रोग्राम में आपके साथ करेंगे। There's a legislation coming in the US Congress जहाँ पे almost the
आर्मी ऑफ यूएस विल बिकम पार्ट ऑफ द इजरायली आर्मी। वो पूरे का पूरा उन्होंने इंटीग्रेशन का किया, एंड दे विल कट the powers of the president to decide कि कितना support देना है इजराइल को, कितना नहीं देना है। So these are kind of things which are Arabs, Iran, and they have to do it, not those tweet for a tweet to Trump. Who bothers? It just instigates, we just fall into their trap. Why don't they understand it? मेरी शिकायत ज्यादा आज ईरान के साथ है। Why do you make hostage these GCC countries? Or I'm sure I have to say it, GCC countries, we have an interest in the sense कि हमारे 1.5 मिलियन पाकिस्तानी वहां काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी है, आप उसको तबाह करने चले just because they are very near and very small. Yes, you have an excuse कि वहां अमेरिकन अड्डे वो आप तबाह कर चुके, you already said it कि we have destroyed all 30. Now why do you now attack the other party जो इजराइल है या whatever जो आपके जहन में आता है? I'm sorry, Iran will have to review its approach on this whole peace process and its reaction to any provocation from Americans or from that is actually very important. Thank you बलोच साहब, आपने बिल्कुल rightly point out किया कि ईरान का जो reaction है that needs to be very much precise and must be very much calculated कि उस reaction के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ईरान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस को बेनिफिट कर जाए या उन कुव्वतों को बेनिफिट कर जाए जो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ें, उनके अंदर झगड़ा हो और वो जो डिफरेंसेस हैं, वो जो डिफरेंस उसका बेनिफिट उठा सकें, वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि मुस्लिम जो यूनिटी है उसको तार तार किया जाए। बट यहाँ पे एक सवाल सबसे अहम है, अब कंसिडरिंग जो ईरान और यूएस के दरमियान इस वक्त हो रहा है कि जंग होना, रुकना, फिर होना और एक कहीं ना कहीं डिटेल्ड अगर इसका जायजा लिया जाए तो मिसट्रस्ट नजर आता है। दोनों ही फरीकैन को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं, दोनों ही फरीकैन को कहीं ना कहीं अपने लोगों के ऊपर भी वो गिरफ्त नहीं कि वो इस ट्रस्ट के प्रोसेस को आगे लेके चल सकें। इस हवाले से क्या अब जंग रोकने के लिए ईरान कोई ऐसा कदम उठा सकता है जो शायद यूएसए के लिए काबिल कबूल ना हो? शायद एक और जो बड़ी बात है कि ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर आ सकता है, एनपीटी एग्रीमेंट से बाहर आ सकता है और अनाउंस कर सकता है कि ईरान ने जो न्यूक्लियर सलाहियत है उसको हासिल कर लिया है। इस जंग का नया रुख किस तरफ होगा? आज की जो डेवलपमेंट है उसके बाद यकीनी तौर पे बहुत अहम हो चुका है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें माहिर मशरिक वस्ता जनाब मंसूर जाफर साहब। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर साहब, इस वक्त जो डायनामिक्स तब्दील हुए हैं सडनली लास्ट वीक के बाद से, गोइंग फॉरवर्ड व्हाट डू यू फोरसी कि अब ये जंग जो है या ये जो अमन है जो टेम्परेरी काफी हद तक नजर आता है, फ्रेजाइल नजर आता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त जो ज़मीनी हकायक हैं ख़ासतौर पे ईरान और अमेरिका दोनों के हवाले से, वो तो इस बात पे दलालत करते हैं कि कोई जंग जो है दोनों मुल्कों के लिए ऑप्शन नहीं है। बिलखुसूस अमेरिका के लिए इस लिहाज से कि वहाँ पे जिस बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज़ फायर एग्री किया था वो हालात जो के तू हैं, ना तो उनके रिजर्व बहाल हुए हैं, ना उनका अपना ग्राफ बहाल हुआ है, ना ही उनको किसी ने मिड टर्म इलेक्शन जीतने की यकीन दहानी कराई। ये वो कंसर्न है कि जो उनके पेश नज़र थे जब उन्होंने इस सीज़ फायर पर एग्री किया। सेम गोज फॉर द ईरान में भी कोई भी चीज़ जो है ज़मीनी तौर पर नहीं हुई, ना उनके असासे वागुजार हुए हैं, ना उनके न्यूज़ का मामला सेटल डाउन हुआ है और ना ही जो उनका मिसाइल प्रोग्राम वो हमसाय मुल्कों लेकर काबिल कबूल बन गया है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस वक्त वे फॉरवर्ड दोनों मुल्कों के लिए मुज़ाकरात हैं। अगरचे आपको इस वक्त जो एक ऑप्टिक्स दिखाई दे रहे हैं तनाव की सूरत में दोनों मुल्कों के दरमियान, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसकी रीज़न जो मेरी समझ में आई है वो यही है कि ईरान ने जो इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बूस्ट मिला, ख़ासतौर पे ईरानी जो रहबर आला के जनाजे के मौके पर बैन अवी बरादरी ने जिस तरीके से उनके साथ इज़हार यकजहती किया, सबसे बढ़कर ईरानी अवाम ने जो मैसिव पार्टिसिपेशन की उसमें, वो बुनियादी तौर पे ईरानी हुकूमत का ख़ासतौर पे वो वली फ़की का नज़रिया एक बार फिर से री इन्फोर्स होकर सामने आया कि जिसको ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और इसराइल ने उन पर ये जंग मुसल्लत की थी। तो लिहाजा वो विक्ट्री उनको दिखाई दे रही है कि उनका इस वक्त है और अवाम उनके साथ है। लेकिन इससे हैविंग सेड दिस, उन्होंने जो चीज़ इससे मिस कैलकुलेट की वो ये समझा कि शायद इसकी बिना पर वो आबनाए हुर्मस के साथ जो मर्जी मामला करना चाहें वो कर सकते हैं,
जबकि इससे पहले वो माहदे में मफाहमती यादाश्त में एग्री कर चुके हैं कि वो 6 माह तक जो 60 दिनों तक जो है आप नाए हुर्मुज़ को फ्री रखेंगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा करेंगे, ताकि जो बल्क इकट्ठा हो चुका है दोनों तरफ वो किसी तरीके से क्लियर हो सके और मामला आगे बढ़ सके। लेकिन वो जो जमीनी हकायक ईरान की फेवर में बहुत ज्यादा हो गए थे, उससे थोड़ा सा हौसला पाते हुए या उसके हाथों मिसगाइड होते हुए ईरान ने जो है 2 मुल्कों के टैंकर्स को वहां निशाना बनाया, जो फॉर मतलब पर्पजली या गलती से उस रूट को फॉलो नहीं कर रहे थे जो ईरान ने एयर मार्क कर रखा है। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है अमेरिका और इसराइल तो किसी बहाने की तलाश में है। आपको याद है कि जब 2025 में माहिदात चल रहे थे तो कोई बहाना भी नहीं था, उन्होंने हमला कर दिया। बट जाफर साहब, सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं, इस वक्त बड़ा क्रिटिकल हो चुका है ना ये पॉइंट के मुआहिदा हो जाता है, फिर बड़ा फ्रेजाइल अरेंजमेंट होता है। इस जंग के 2 दिन पहले के जो इकदाम हुए, हम देख रहे थे इंटरनेशनली इन्फ्लेशन कम हो रहा था, ऑयल प्राइसेस कम हो रहे थे, स्टेबिलिटी आ रही थी रीजन में। सडनली एक पटाखा होता है और उसके बाद पूरी इन्फ्लेशन हवा हो जाती है, पूरी स्टेबिलिटी हवा हो जाती है, ऑयल प्राइसेस में एक प्रेशर आ जाता है। इन्फ्लेशन इस वक्त अमेरिका का भी उतना ही बड़ा मसला है जितना शायद पाकिस्तान का बड़ा मसला है। डोंट यू थिंक ये सारे फैक्टर्स को रियलाइज नहीं कर पा रहा अमेरिका, गेज नहीं कर पा रहा कि इस जंग के असरात शायद इतने गहरे हो जाएं कि अमेरिका के ऊपर तो उसके असरात बहुत गहरे होंगे, बट उसका गल्फ रीजन और जो इससे मुंसलिक जो ममालिक है जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं, शायद उनको एक बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ जाए। ये पूरा रीजन इसी चीज के जेर असर है। ईरान भी उसमें शामिल है, गल्फ भी शामिल है। पाकिस्तान तो आप देखिए कि अभी तो जंग का आगाज हुआ था, शायद अभी उसकी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट भी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ तेल की कीमतें फौरन बढ़ा दी गई थी और इस हद तक बढ़ा दी गई थी कि अभी तक वो नॉर्मल होने का नाम नहीं ले सर वो तो हमारे वजीर आजम साहब का विजन है ना, माशाल्लाह से। चलिए उस पर तबसरा नहीं करते हम, लेकिन असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान को जो अपना कंसर्न है उसको सामने रखना चाहिए, बिलखसूस अपने जो अवाम की दाखिली फलाह बहबूद और ख़ासतौर पे जो इंटरनेशनली चैलेंज उनको दरपेश है, अपने बैंकिंग सिस्टम में वापसी, अपने असाफ़ाजात की बहाली। देखिए ईरान को जो 60 दिन का मॉरिटोरियम मिला था जिसमें उनको तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई, लाइसेंस दे दिया गया, लेकिन इस हमले के फौरन बाद से न सिर्फ अमेरिका ने जवाबी हमला किया बल्कि वो लाइसेंस भी रिवोक कर लिया। अब अगर अगले मरहले में ईरान दोबारा फिर कोई इस नौयत की कार्रवाई करता है तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका उसी नौयत का ब्लॉकेट फिर नाफिज कर दे कि जिसके बाद ईरान अपना तेल भी फरोख्त न कर सके और सारे। जाफर साहब एक बड़ा सीधा सिंपल सवाल है, वैसे इसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा, मैं काफी दिनों से कर रहा हूं। सर ये हर बार जब अमन हो जाता है कौन सी जानिब से शरारत होती है जो अमन खराब होता है, इसमें पहल कौन कर रहा है ये बता दें खाली। देखिए जी, इस वक्त तो जो अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ बड़ा ही जो मारूजी अगर इसका जायजा लिया जाए तो इसमें तो ये ईरान की तरफ से इस वक्त मैं समझता हूँ इनिशिएटिव लिया गया। खासतौर पर जिन टैंकर्स को निशाना बनाया गया उनमें वो 2 टैंकर के जो सऊदी अरब के थे, कतर के थे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की पोजीशन कितनी कॉम्प्रोमाइजिंग हो गई है, बीइंग सालिस के एक तरफ वो डिफेंस पैक्ट में है अमेरिका सऊदी अरब के साथ, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान का हमसाया और उनका एक सालिस और उनका सहूलतकार है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान यानी वो कहते हैं कि काबा उसके पीछे, कलीसा उसके आगे, तो वो किसकी तरफ जाए, किसका साथ दें। तो खुद ईरान को इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान ने ये जो भारी पत्थर उठाया है ये ईरान के ताउन और खासतौर पे अमेरिका और इसराइल इन तमाम की जो एक कलेक्टिव एफर्ट है उसके नतीजे में ये आगे बढ़ना है। बसूरत दीगर क्लैश की सूरत में किसी को कोई चीज नहीं मिलनी है। क्लैश 4 माह करके देख लिया ना, अमेरिका ने भी अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, इसराइल ने भी एग्जॉस्ट कर लिया, ईरान ने अपनी तमाम तर तवानाई अपने हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल कर ली, लेकिन आज भी वो हमसाया मुल्क इसी बात पर कायम है कि हमने अमेरिकी छतरी के नीचे रहना है, क्योंकि जब तक उन्हें कोई वहां पे ऐसा सिक्योरिटी पैराडाइम को नजर नहीं आता, बिलखुसूस ईरान की तरफ से कोई ऐसा जेस्चर ऑफ गुडविल दिखाई नहीं देता कि जिसमें उन्हें यकीन हो जाए कि आइंदा ईरान उन पर हमला नहीं करेगा। सर आपको लग रहा है ईरान इस वक्त किसी भी तौर पे इस मूड में है कि कोई जेस्चर, कोई जज्बा खैर सगाली का पैगाम ईरान की तरफ से आ सके? मुझे अपेरेंटली इसके इम्कानात बहुत कम लग रहे हैं। ये फिर उसकी कीमत देने के लिए ईरान को तैयार रहना चाहिए। आपके इल्म में है कि माजी में जो भी गलतियां ईरान से हुई हैं, चाहे वो अपने स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे थे, अपना एक खास नजरिया विलायत फ़क़ीह था, उसका नतीजा आप देख लीजिए कि किस तरीके से अमेरिका ने और खित्ते के ममालिक ने उन्हें बैनुल-अक़वामी आइसोलेट किया, उन पर पाबंदियां लगाई गई, इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई गई, डिप्लोमेटिक पाबंदियां लगाई गई। तो उसके नतीजे में उनके अवाम को क्या मिला? इस वक्त उनके अवाम जिस थ्रेश होल्ड पे खड़े हैं, खासतौर पर माशी बदहाली के बाद,
आज इस वक्त अगर ये लोग लाखों करोड़ों की तादाद में अपने रहबर आलम को रुखसत करने निकले हैं, तो वो दूर नहीं है कि आज इसी बदहाली के हाथों मजबूर हो के ये हुकूमत रुखसत करने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाए। और तो फिर अमेरिका को एंड जाफर साहब, इस वक्त अगर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, मैं चाह रहा हूँ बहुत सारी चीजें पर कवर कर सकूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त इसका करंट स्टेटस क्या है? क्या इज इट ऑपरेशनल, पार्शली ऑपरेशनल या फ्रीज्ड? इस वक्त वहां पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई है, क्योंकि आपके इल्म में है कि फौरी तौर पे इंश्योरेंस कंपनियां अलर्ट जारी कर देती हैं उन शिपिंग लेन्स को जो वहां से गुजर रही होती है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पे वो क्रॉस करना है। किसी भी डैमेज की सूरत में हम आपको जो तयशुदा शराइत है उसके मुताबिक आपका खमियाजा जो है आपको नहीं दे सकेंगे। तो लिहाजा उसके बाद फिर जाहिर है ये कोई गुब्बारे या इस नौईद की चीजें तो लेकर नहीं जा रही होती, बहुत कीमती सामान होता है, जी जी जी। बहुत वैल्यू होती है उसकी, तो उसकी वजह से फिर वो लोग वक्ती तौर पे एब्सटेन करते हैं वहां से गुजरना। खासतौर पे जो शिपिंग लेन्स हैं उनके लिए जो एक नोटम जारी हो जाता है एयरमैन के लिए, जैसे होता है बैरियर के लिए, कि आप अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्योंकि एक एक्टिव वॉर जोन बन चुका है और वहां पर हमारी जो इंश्योरेंस लाइबिलिटी है वो बड़ी लिमिटेड होती है, और सिर्फ उसी सूरत में कि आप बहुत हाई प्रीमियम देकर वहां से गुजर रहे हो। और यकीनन सारी जो कंपनियां हैं वो इस काबिल नहीं होती कि बहुत हाई वैल्यू प्रीमियम अदा करके अपने आप को एंड डेफिनेटली जो इतना बड़ा एक रिस्क फैक्टर है, तो शायद एवरीवन वुड प्रेफर टू अवॉइड अंटिल ये जो सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो सके। लास्टली अगर मुझे बता दें सर कि इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त एक क्रॉस रोड्स पे, बिल्कुल आपने सही कहा, एक जानिब अमेरिका है जो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, ईरान के लिए पाकिस्तान हमेशा से एक जज्बा रखता है कि एक बरादर इस्लामी मुल्क है, पड़ोसी है। पाकिस्तान वुड ऑल्सो नेवर वांट कि रीजन में बिल्कुल उसके पड़ोस में कोई जंग हो जाए। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त क्या लाएमल तैयार किया जा रहा है? हाउ फॉरेन मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन, पाकिस्तान के इदारे किस तरह से इसको देख रहे हैं और उसको किस तरीके से आगे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान ने तो अपनी डिप्लोमेसी जो है वो एक दिन के लिए भी नहीं रोकी। इस दौरान हमारे जो वजीर दाखिला है वो अपने जो भी फ़राइज़ मनसबी से हट के, मैं समझता हूँ बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, जिस अंदाज से वो शटल करते रहे हैं मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर, उनकी तरफ से बैकएंड पे ये तमाम अरेंजमेंट जो है वो जारी रहे। यही वजह है कि हमारे ही चैनल ने आज से 6 दिन पहले खबर ब्रेक की थी कि जिसमें 11 जुलाई के जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद मुनक्कद होने की बात की गई थी। लेकिन अब जो ज़मीनी हक़ाइक़, ज़मीनी सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद वो किसी अंदाज से या तो डिले होते दिखाई दे रहे हैं या कटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान बड़ा एक्टिवली इंगेज है। आपने देखा कि इस हमले के फौरन बाद, अमेरिका के हमले के फौरन बाद इराक़ची साहब ने हमारे फील्ड मार्शल साहब को फोन किया, फिर खुद इराक़ची साहब ने जिन मुल्कों के टैंकर से हमला किया था, सऊदी अरब, कतर, उनके वज़ीर ख़ारजा से भी मदद मांग ली है। अब आप इराक की मतलब इस चीज को, सादगी को क्या कहेंगे कि आप जिन लोगों को निशाना बनाते हैं फिर आप मदद लेने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन ये उन लोगों का बड़ा, उन मुल्कों का बड़ा मन है कि वो बजाय ईरान को धुतकारने के या उन्हें इस मौके पे कोई सख्त चुस्त कहने के, वो दोबारा से फिर उनकी मदद के लिए सर लास्ट 30 सेकंड मुझे सिर्फ ये बता दें, सॉरी आपकी बात काट, लास्ट 30 सेकंड, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ईरान एनपीटी से एग्जिट ले और न्यूक्लियर अनाउंसमेंट कर सकता है? डू यू थिंक सो? इस वक्त तो मैं समझता हूँ ईरान जिस अंदाज से जकड़ेबंदी का शिकार है, वो कोई इस नौइयत की बोल्ड फैसला जो है वो लेना उसके बस में नहीं है। ता वक्त के अमेरिका या इसराइल उसे बिल्कुल ही, जिसे कहना चाहिए, माजी में जिस तरीके से तारीख या सफ़ा हस्ती से मिटाने की बातें कर रहे थे, उस नौइयत के खुदा न खास्ता नारों की अगर बाज कश दोबारा सुनाई देती है तो फिर वो जो कहा जाता है ना कि तंग आमद बजंग आमद, उसके मिसाक ईरान शायद कुछ कर सके, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को ईरान के लिए फेवरेबल नहीं है। बिलखुसूस अभी रिसेंटली जहाँ पे इस मफाहमती याददाश्त के बाद मामलात आ चुके हैं और बेहतरी की सूरत हाल के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है, उससे अगर ईरान अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा तो मेरा ख्याल है कि ईरान की बट एक फेवरेबल एक चीज होती है, बट डज ईरान हैव दिस कैपेसिटी राइट नाउ कि इस तरह का कोई ऐलान कर सके? या ऐलान तो जितने मर्जी कर लिए जाए, लेकिन आप देखिए कि जहां पे वो इस वक्त उनका अफजूदा यूरेनियम जिस मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिस न्यूक्लियर डस्ट को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब दिन रात ख्वाब देखते हैं, वो अगर आज ईरान खुद भी निकालना चाहे तो उसके लिए सालों की मेहनत दरकार है। जितने बड़े पैमाने पे वो रबल्स के अंदर फंसा हुआ है, उसको निकालना, फिर उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना और फिर उसको किसी न्यूक्लियर हथियार की सूरत में अफजूदा करना या उसको मजीद अपग्रेड करना, एक कार दारद है।
ख्वाहिश तो हो सकती है, ईरान एक धमकी दे सकता है, लेकिन बहुत सारी साइंसी थ्योरियां चल रही हैं। कभी वो कहते हैं कि रूस से खरीद लेंगे, कभी वो कहते हैं चाइना से खरीद लेंगे, लेकिन ये मुल्क भी बड़ा फूंक फूंक का कदम रखते हैं और अपने अपने मफादात की असीर है। तो लिहाजा चीन और रूस सारी गेम देख रहे हैं। उन्होंने ईरान को कितना बेल आउट किया है, कितना उनकी मदद के लिए आए हैं। चाहे चीन को यकीनन ईरान से सस्ता तेल चाहिए, वो ले रहा है। इसी तरीके से रूस ने भी इस पूरी जंग की बहती गंगा में बड़े हाथ धोए हैं। अमेरिका ने उसको बड़ा वेवर दिया है कि अपना तेल बेचे, मौज मौज करे। सर सब ने लेकिन हाथ भी ईरान धो के लिए, पल्ले नहा भी लिए, हम सूखे रह गए बस। कोई नहीं। चले सर, कोई नहीं, थैंक यू सो मच बरसात फॉर योर टाइम। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा, बट यकीनी तौर पे द जियोपॉलिटिक सिचुएशन ऑफ द इंटायर ग्लोब इज अनसेटल, और ये बात यकीनी है कि अगर ये जंग का माहौल इसी तरह से आगे चलेगा तो फिर खतरात बढ़ेंगे। एक बात फिर कहूँगा कि सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल है। MOU और नो MOU, एग्रीमेंट और नो एग्रीमेंट, एज ऑफ नाउ दिस हाउस ऑफ कार्ड्स इज ऑलवेज वॉलेटाइल। चाहे कोई एग्रीमेंट हो जाता है, चाहे कोई भी यकीन दहानियाँ करार दी जाती हैं, लेकिन अपेरेंटली जो द ग्रेटर गेम है उसमें ये जंग शायद आने वाले सालों में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अंदाज में ज़रूर हो सकती है, और इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।